नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनम और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की क्लासेस में हम एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमने क्लासेस 6 टू 9 तक के एनसीईआरटी को कंप्लीट करवा दिया है। आज हम क्लास 10 की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं और जिसका पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। ये क्लासेस यूपीएससी स्टेट स्टेट पीसीएस एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम सबसे पहले आज के हमारे एनसीईआरटी के क्लास 10 के बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2। और अगर आपको हमारे क्लासेस से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अपडेट चाहिए या हमारा पीपीटी चाहिए तो कृपया कर हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले। इसके साथ ही हमारे हर वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है। आप वहां से भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टोटल 4 यूनिट्स है, जिसमें एक यूनिट में 2 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी और संघवाद, मैं आज की क्लासेस में कोशिश करूंगी कि चैप्टर 1 और 2 को कंप्लीट कराने का। दूसरे चैप्टर में लोकतंत्र और विविधता है। चौथे चैप्टर में जाति, धर्म और लैंगिक मसले हैं। वहीं यूनिट 3 में जनसंघर्ष और आंदोलन और चैप्टर 6 में राजनीतिक दल है। यूनिट 4 में लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। ये सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट यूपीएससी के आंसर राइटिंग और स्टेट पीसीएस के आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। अध्याय इस मूल विचार पर आधारित है कि लोकतंत्र की सफलता शक्तियों के केंद्रीकरण में नहीं, बल्कि उनके विकेंद्रीकरण और बंटवारे में है। और यूपीएससी के मुख्य उत्तर लिखते समय इन उदाहरणों का उपयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए इसमें 2 देशों का तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका का। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा देश है जो क्षेत्रफल में हरियाणा से भी छोटा है। इसकी सीमाएं तो आप इसको ज्योग्राफी से भी देख सकते हैं कि फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। और आबादी 1 करोड़ से अधिक है, यानी हरियाणा के आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। कुल आबादी का 59% फैमिली इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं, यानी कि 59% लोग डच बोलते हैं। शेष 40% लोग बेलोनिया बोलते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मनी बोलते हैं और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे मुख्यतः ब्रुसेल्स और डच भाषाएं सर्वाधिक रूप से बोली जाती हैं, जैसा कि इसमें दिखाया भी गया है कि ये जर्मनी भाषा का है। बाकी ये वेलोन, अल्पसंख्यक फ्रेंच लोगों की तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति में नाराजगी थी। 1950-60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ता गया और इन दोनों समुदायों के टकराव का तीखा रूप ब्रुसेल्स ने देखा है। और यह एक विशेष तरह की समस्याएं थी, क्योंकि अगर जातीय संघर्ष हो या भाषाई संघर्ष हो, ये कहीं ना कहीं बहुत विकराल रूप लेता है। डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का था, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% था। फिर तमिलों का आता है और जिनकी कुल आबादी
जनसंख्या में 18% है। नेक्स्ट है तमिल में दो समूह, श्रीलंकाई मूल मूल तमिल में 13% लोग हैं और हिंदुस्तानी तमिल जो अपने वैश्विक शासनकाल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतानें हैं। मौजूदा नक्शे पर गौर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांत, यह नक्शा उत्तर और पूर्वी पूर्वी प्रांतों में आबाद है और अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों की 7% हिस्सेदारी है। वे सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। ये बात बोले भेद खोले, यह एक मैग्नीफाइंग ग्लास में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट होता है कि कभी कभी यूपीएससी डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछ भी लेती है। तो एथनिक या जातीय, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूहों के सदस्य किसी एक धर्म को मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपने बहुसंख्य के बल पर विचार शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्व कायम रखने के लिए अपनी संख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार कर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया, यानी श्रीलंका की राजभाषा सिंहली है। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली और नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। बहुसंख्यकवाद, तो आइए जानते हैं बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं। यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरतों और इच्छाओं का अवहेलना होता है। तो ये तो सही बात है कि अगर कहीं पे भी किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का प्रभुत्व हो तो वो कहीं ना कहीं अपने मनमाने ढंग से देश की शासन व्यवस्था को भी चलाने की कोशिश करते हैं। बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। तो इसमें ये दोनों देशों का उदाहरण देकर एनसीईआरटी ने यह भी समझाने की कोशिश किया है कि इस सिचुएशन में कैसे निकला जा सकता है, या फिर इस सिचुएशन का बेस्ट एग्जाम्पल को लेकर के हम उसको कैसे अच्छे रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उन्होंने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर लिया और 1970 और 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किया कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास नहीं हो और सभी मिलजुल कर रहे। नेक्स्ट है गृह युद्ध। किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, उसे गृह युद्ध कहते हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच बोलने वाली मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, यानी कि बेल्जियम में कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकते हैं। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों को क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने
ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकारें भी काम करती हैं, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहां भी रहते हो, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं और इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसले पर फैसले लेने का अधिकार भी देते हैं। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए इन दोनों तर्कों को समझना अनिवार्य है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो इसके लिए एक युक्तिपरक तत्व यानी कि प्रूडेंटियल रीजन है और एक मोरल रीजन है। तो युक्तिपरक तत्व है कि यह संघर्ष की संभावना को कम करता है और यह लाभ हानि के गणित पर आधारित है। अगर सत्ता साझी नहीं की गई तो हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी। वहीं दूसरी तरफ मोरल रीजन है कि सत्ता का साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, यानी कि लोकतंत्र का मतलब यह है कि जिन पर शासन किया जा रहा हो उनकी भी शासन में भागीदारी होनी चाहिए। पहला है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की आशंका कम होती है और सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है। इसलिए भी सत्ता में हिस्सेदारी देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, क्योंकि इसके पक्ष में एक और बात यह भी कही जा सकती है, और यह बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता का साझेदारी, इसको मैंने कहा ही है कि लोकतंत्र की आत्मा है, और लोकतंत्र का मतलब होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके सत्ता का बंटवारा किया जाए और लोग इसी ढांचे में रहे। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। युक्ति परक, हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला और पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसले इससे अलग होते हैं। नेक्स्ट है सत्ता की साझेदारी का रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी अवधारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था और लंबे समय से यह मान्यता चल रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूहों के हाथ में ही होनी चाहिए। तो आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे को 4 मुख्य तरीकों से होता है। एक होता है क्षैतिज वितरण। इसमें सरकार के अंगों के बीच विधायिका और कार्यपालिका के बीच बंटवारा होता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं और ऐसे बंटवारे में यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता और हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इसलिए विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन रहता है और हमारे देश की कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है और न्यायपालिका की नियुक्तियां कार्यपालिका पर करती है और न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है और इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण, विभिन्न स्तरों पर जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय पर। तीसरा विभाजन होता है सामाजिक समूहों के बीच, भाषाई, धार्मिक और कमजोर वर्गों के बीच। और चौथा विभाजन होता है तो सत्ता के साझेदारी का चौथा स्वरूप राजनीतिक दल या दबाव समूह। गठबंधन की सरकार
या आंदोलन के माध्यम से। सत्ता के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। पूरे देश में के लिए एक समान सरकार हो और फिर प्रांत और क्षेत्र पर अलग-अलग सरकारें हों। पूरे देश में बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र कहते हैं और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहा जाता है, लेकिन हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं होता है और कई देश में प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारें भी नहीं होते हैं। जिन देशों में ऐसी व्यवस्था होती है, वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और उच्च सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम बेल्जियम में तो यह काम हुआ, पर श्रीलंका में नहीं हुआ था, जैसा कि ऊपर में हमने देखा भी था। राज्य सरकारों से नीचे स्तर की सरकारें के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायत ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर के सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। मैंने ऊपर भी बताया है कि सत्ता की साझेदारी 4 तरीके से होती है, जैसे उसमें एक क्षैतिज वितरण का हमने ऊपर देख लिया, ये दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमें आंसर राइटिंग में यूज करना हो कि सत्ता के साझेदारी में, तो अगर हम ऐसे भाषाई अल्पसंख्यकों को लेकर के या फिर भाषाई धर्म के बीच जो बंटवारे का है, तो उसका हम एक अच्छा उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे कि बेल्जियम। उस देश के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक और कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में जिम्मेदारी दी जाए। इस तरह इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग-अलग सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न रख सके और अल्पसंख्यक समुदाय को इस तरह से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दिया जा सके। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके से भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदार के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होती हैं। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है और पार्टियों का यह आपसी प्रतिद्वंद ही इस बात को सुनिश्चित कर देता है कि सत्ता एक ही व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। और एक बड़ी समय अवधि पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि सत्ता का बारी-बारी से अलग-अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों की पार्टियों के हाथ में आती और जाती रहती है। कई बार सत्ता का यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूरों जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं और सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी नीतियों पर अपने सदस्य वर्गों के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। यानी कि हमारे देश की शासन सत्ता के लिए प्रेशर ग्रुप का भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। साथ ही सत्ता का क्षैतिज वितरण समानता सुनिश्चित करता है, क्योंकि कोई भी अंग असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। और हमने ऊपर भी देखा है कि बहुसंख्यकवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जैसा कि श्रीलंका के उदाहरणों से स्पष्ट है। वहीं सामुदायिक सरकार सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके साथ ही आज हम यूनिट यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 2 संघवाद का परिचय भी पढ़ेंगे। तो इसमें हम संघवाद क्या है, साथ ही भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में और संघीय व्यवस्था कैसे चलती है,
इन सभी के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही विकेंद्रीकरण इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। संघवाद क्या है? संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकारी और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बंटवारा की जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है और सत्ता के इन दोनों स्तर पर सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। इसका अर्थ है कि संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उनके अधीन होकर काम करती हैं और इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। यानी कि ये एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती है और इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती है और दोनों ही सरकार अपने अपने स्तर पर लोगों के लिए को जवाबदेह होती है। तो आइए हम जानते हैं संघीय व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण विशेषता। यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तर पर होती है। जैसे हमारे यहाँ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अलग अलग स्तर पर सरकार एक ही नागरिक समूहों पर शासन करती है पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर को अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी की भी सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधान को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार को व्याख्या करने की अधिकार होता है और विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निर्णायक होती है। अगर केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद होता है तो उसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन ही सर्वमान्य होगा। वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। इस प्रकार संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधता का पूरा सम्मान करना। और इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। वो है विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। और आदर्श संघीय व्यवस्था में दो पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। संघीय शासन व्यवस्था का गठन दूसरे तरीके का है। बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान रखते हुए राज्यों को गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम, स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों में वरक्स केंद्र ज्यादा ताकतवर हुआ करती हैं। तो इसमें अधिकार क्षेत्र क्या है? ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। तो ये देख सकते हैं कि संघीय व्यवस्था को अपनाने वाले देश हैं कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, भारत,
संयुक्त अरब अमीरात, यूथोपिया, स्पेन, बेल्जियम और जर्मनी। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों में लागू होता है। भारत संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया। संघ सरकार, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करती है और बाद में पंचायत और नगर पालिका के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह यहाँ भी 3 स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र है और संविधान में इनके अधिकार क्षेत्रों का स्पष्ट व्याख्या भी किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है और ये 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत होती है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है और संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होगा। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय एवं स्थानीय महत्व के विषय है और राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को होगा। वहीं एक सूची है समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्यों की भी साझी दिलचस्पी में आते हैं और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही होता है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र द्वारा बनाया गया ही कानून मान्य होता है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है और ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्रता प्राप्त नहीं बन सकते, इसलिए इन्हें केवल मौजूदा प्रांतों में विलीन करना भी संभव नहीं है, जिसमें है चंडीगढ़ या लक्षद्वीप और दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। वाले राज्यों का अधिकार नहीं है और इन इलाकों का शासन चलाने के लिए विशेष अधिकार केंद्र के पास होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान के बुनियाद की बात है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले सांसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूरी किया जाना होगा और फिर कम से कम आधे राज्य की विधानसभाओं से इसे मंजूर भी करवाना आवश्यक होगा। प्रावधान और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने के हालात में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही फैसला होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य को कर लगाने और संसाधन जमा करने का भी अधिकार होता है। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय व्यवस्था कारगर हुई तो इसके कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है, इसके कई कारण है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर, संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्शों के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। 1947 का भारत, जिसमें पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क तिब्बत, चीन, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहले एक कठिन परीक्षा थी।
नए राज्य बनाने के लिए 1950 के दशक में कई पुराने राज्य की सीमाएं बदली और ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक भूगोल और जातीयताओं की विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर करने के लिए भी किया गया। इसके उदाहरण है नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी, तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश में फूट पड़ जाएगा और केंद्र सरकार इसी के चलते राज्यों के पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था और भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले से अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गई। भाषा नीति हमारे संविधान में एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया और सिर्फ हिंदी 40% भारतीय लोगों की मातृभाषा है। यानी कि हमारी कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि हिंदी हमारी राज्य भाषा है। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है और केंद्र सरकार की किसी भी पद का उम्मीदवार इसमें किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने और राज्यों को भी वहीं राज्यों के पास भी अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार है और राज्यों को अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 के बाद बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी को जारी रखा जाए। इसका एक प्रमुख रीजन ये भी है कि हमारे देश में सिर्फ 40% लोग ही हिंदी बोलते हैं। 40% लोग हिंदी बोलते हैं और अगर हमारी कोई वैसे राष्ट्रभाषा तो है नहीं और ऐसे में अगर अंग्रेजी का भी प्रयोग बंद कर दिया जाएगा तो जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है तो वो हिंदी सीखना भी चाहेंगे तो उनके लिए भी डिफिकल्टी होगी। हिंदी वालों के लिए अदर लैंग्वेज की डिफिकल्टी होगी, तो इसलिए एक अंग्रेजी को कॉमन लैंग्वेज के रूप में चुना गया। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप ले लिया था और केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामकाज में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया था। कि नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध। 1990 के बाद में यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और यही दौर केंद्र में गठबंधन की सरकार का भी शुरुआत हुआ। किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। यहाँ से शुरू होता है भारत में विकेंद्रीकरण। संघीय सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है। भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्थाएं से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। क्षेत्रफल के हिसाब जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं और इस तरह इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है और भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तर पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकार को हो और प्रांतीय स्तर की सरकारों के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यह भी तर्क दिया गया कि फलस्वरूप 3 स्तर की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिससे तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा गया। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और विकेंद्रीकरण के पीछे यह सोच है कि अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है, क्योंकि हर हर राज्य की अपनी अपनी विविधताएं हैं और साथ ही में उनकी अपनी मौलिक और अपनी
अलग मौलिक प्रथाएं या फिर उनका अलग कल्चर है। तो इसमें इसमें वो मुद्दे अगर वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाते हैं या फिर उनका समाधान वहां भी कर दिया जाता है, तो ये भी जरूरी है। लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं को बेहतर समझ होती है और लोग इस बात की जानकारी भी अच्छी होती है कि पैसे कहाँ खर्च किए जाए और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा उदाहरण है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके बाद गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोशिश हुई। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य और पदाधिकारियों के पदों अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों के लिए सीटें भी आरक्षित की गई, जिसमें 1/3 पर महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। और हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग का नामक स्वतंत्र संस्था का भी गठन किया गया। और सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है और सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग होती है। गांव के स्तर पर मौजूदा स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज का नाम दिया गया है और प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। और इस तरह यह एक परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है और सदस्य वार्ड से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है और इसका चुनाव गांव या वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्थान होती है और पंचायती का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है और गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं और इससे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और कामकाज की समीक्षा के लिए कम से कम 2 या 3 बार बैठक भी करनी होती है। तो यानी कि ग्राम सभा की बैठक एक साल में कम से कम 2 या 3 बार होना जरूरी होता है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक होता है और कई ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है और इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहर में भी काम करती है और शहर में इन्हें नगर पालिका और बड़े शहरों में इन्हें नगर निगम कहा जाता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं और नगर पालिका के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहा जाता है। स्थानीय सरकारों को यह व्यवस्था दुनिया का लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। संघवाद का अर्थ एकाग्रता और शक्तियों के वितरण के आधार पर हम 2 प्रकार की सरकार पाते हैं। पहला है एकात्मक और संघात्मक। सरकार का संघीय स्वरूप एक आधुनिक खोज है जो अमेरिकी संविधान के प्रादुर्भाव से अस्तित्व में आया। यानी फेडरेशन शब्द लैटिन भाषा में फोएडस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है संधि या समझौता। सामान्यतः एक संघीय सरकार 2 प्रकार से उत्पन्न होती है। अभिकेंद्रित या अपकेंद्रित ताकतों के कारण हो सकती है। जब कुछ स्वतंत्र राज्य अपनी भौतिक और आर्थिक कमजोरियों के कारण एकजुटता पर सहमति जताते हैं तब वे सामान्यतः संप्रभुता को मानकर एक संघ का निर्माण करते हैं। वहीं भारत सरकार अधिनियम 1935 में अपकेंद्रित शक्तियों के माध्यम से संघवाद की व्यवस्था करता है और भारतीय संविधान का स्वरूप एकात्मक लक्षणों के साथ संघात्मक भी है। साथ ही अमेरिका स्विस ऑस्ट्रेलिया संघ का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है लेकिन यह प्रक्रिया अपकेंद्रीकरण कहलाती है।
और जब कोई एकात्मक राज्य संघ राज्य में परिवर्तित होता है, कनाडा जो मूल रूप से एकात्मक राज्य था टूटकर संघ राज्य के रूप में पुनर्गठित हुआ। और शक्तियों के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हम राज्य को दो प्रकार से बांटते हैं, संघीय राज्य और एकात्मक राज्य। नेक्स्ट है संघवाद की परिभाषा। हैमिल्टन के अनुसार संघीय राज्य राज्यों का एक संगठन है तथा यह नवीन प्रकार का है। वहीं केसीवियर के अनुसार संघीय सरकार वह सरकार है जो मुख्य रूप से सामान्य और क्षेत्रीय प्राधिकरणों के बीच शक्तियों को बांटती है तथा वे अपने क्षेत्रों में समन्वय करते हुए भी एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। वहीं एबी डाइसी के अनुसार यह एक प्रकार की राजनीतिक युक्ति है जिसका उद्देश्य राज्य के अधिकारों को बरकरार रखते हुए राष्ट्रीय एकता और शक्ति का मिलाप करना है। तो इन सब का हम आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं कि अगर हमें कहीं संघवाद के बारे में लिखना है तो हम अपने इंट्रो में भी लिख सकते हैं कि संघीय राज्य राज्यों का एक संगठन है तथा संगठन है, या फिर यह भी कर सकते हैं कि संघीय सरकार वह सरकार है जो मुख्य रूप से समान तथा क्षेत्रीय प्राधिकरणों के बीच शक्तियों को बांटती है और अपने क्षेत्रों में समन्वय करते हुए एक दूसरे से स्वतंत्र भी रहती है। तो दोस्तों आज की हमारी ये क्लासेस यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आज आपने इस क्लासेस से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर हाँ तो कृपया कर अपना कीमती वक्त निकाल करके एक छोटा सा कमेंट हमारे प्रयास के लिए करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लासेस में घटना चक्र के पॉलिटी सीरीज में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।